नेपाल में राजशाही और हिंदू राष्ट्र की मांग पर बवाल मचा हुआ है। राजशाही समर्थकों की पुलिस के साथ झड़प हुई है। काठमांडू में पत्थरबाजी और आगजनी की वारदात हुई है। वो तस्वीरें भी लगातार आप भारत एक्सप्रेस पर देखेंगे। हिंसक प्रदर्शन से नेपाल में हालात बिगड़ चुके हैं। हिंसा के बाद काठमांडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पूरी तरीके से उसका संचालन बंद कर दिया है। सुरक्षा कारणों के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया। फ्लाइट्स को अलग अलग जगहों पर डाइवर्ट किया गया है। नेपाल जाने वाली कई फ्लाइट्स को भारत और आसपास के देशों में डाइवर्ट किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट, पहले दो तस्वीरें आप देख लीजिए। आप देखेंगे इस वक्त यही हालात, इमरजेंसी जैसे हालात पूरे नेपाल में हैं। अब ये बवाल क्यों है? लोगों में आक्रोश बहुत है। नेपाल में 2008 के बाद से 13 सरकारें बनी। नेपाल में राजनीतिक स्टेबिलिटी ये सिर्फ शब्दों में रहा, वो नजर नहीं आया। लोगों में काफी असंतोष। नेपाल धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतांत्रिक देश में तब्दील हुआ। लोकतांत्रिक मूल्यों को उसने अपनाया, राजशाही से बाहर आया। लेकिन अब एक बार फिर से रह रहकर इस तरह के इंडिकेशंस आते थे, इस तरह की बातें आती थी कि नेपाल में राजशाही की वापसी होनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र को लेकर लोग लगातार अपनी आवाज मुखर कर रहे थे। आपने भी मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, हर जगह कई ग्रुप्स को देखा होगा, सुना होगा। और अब एक बार फिर से, लेकिन साफ तौर पर आप देख सकते हैं एकाएक ये जो चिंगारी नजर आ रही थी राजशाही की, हिंदू राष्ट्र की, वो कैसे एक बड़े ज्वालामुखी में तब्दील हो गई। क्या एजेंसीज, नेपाली सरकार, नेपाली एजेंसीज इस आक्रोश को भाप नहीं पाई? और उसके बाद जो संघर्ष रहा वो आप देखिए सड़कों पर। यह संघर्ष इतना ज्यादा अग्रेसिव हो गया कि मौके पर सेना को उतारना पड़ा। सेना जो है वो तमाम चीजों को डील कर रही है। तो वाकई आप देख सकते हैं, भारत का पड़ोसी मुल्क है नेपाल। काफी अच्छे संबंध नेपाल के साथ रहे हैं और हमेशा रोटी बेटी का जिक्र तो होता ही है, लेकिन एक बड़े भाई की तरह भी भारत ने हमेशा नेपाल के लिए, नेपाल की बेहतरी के लिए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमेशा एक पॉजिटिव रुख अपनाया है। मेरी सहयोगी कोमल शर्मा मेरे साथ दिल्ली से इस वक्त लाइव जुड़ी हुई है। कोमल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि हम देख रहे हैं जो अनस्टेबिलिटी नेपाल में नजर आ रही है, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है, ऑब्वियसली भारत भी इसको लेकर काफी चिंतित होगा। मीटिंग्स का सिलसिला चल रहा होगा। क्या कुछ है आपके पास खबर? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से नेपाल की अभी स्थिति है, राजतंत्र को लाने के लिए वहाँ पर लोकतंत्र से लड़ाई हो रही है वहाँ के, और जो राजा है ज्ञानेंद्र, उनके कई समर्थक, कई नेपाल के संगठन जो हैं वो अभी सड़क पर उतरे हुए हैं। और जिस तरीके से आज वहाँ पर झड़पें हुई जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई, और जिस तरीके से अल्टीमेटम जो है सरकार को दे दिया गया है 1 हफ्ते का, जल्द ही इस पर वो सोचे, अपना फैसला दे कि राजतंत्र को वापस लाना है। और इसके लिए जब ज्ञानेंद्र जब आए अपनी तीर्थ यात्रा से, तो वहाँ काफ़ी जो उनके समर्थन में वहाँ पर एयरपोर्ट पे काफ़ी जमावड़ा देखा गया लाखों में। और उस जो पोस्टर लेके वो खड़े थे उस वक्त, उसमें योगी आदित्यनाथ की भी जो है वो पोस्टर थे, यानी कि प्रभावित यहाँ के जो है वो लोकतंत्र से, यहाँ की सरकार से, योगी आदित्यनाथ से दिखाई दिए। आज की अगर बात करें, काफ़ी झड़पें देखी गई इमारतों को। मीडिया हाउस पर एक इमारत जो है उसमें आग लगाई गई, मीडिया हाउस को जो है वो ऊपर हमला किया गया। इसके बाद वहाँ के प्रधानमंत्री केपी ओली जो है उन्होंने तुरंत एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। जो सूचना आ रही है 8 बजे के करीब वो कैबिनेट मीटिंग है। लेकिन सब पर, क्योंकि नेपाल जो है पड़ोसी देश है, और एक मतलब कि भारत सरकार की तरफ से वहाँ पर बराबर न सिर्फ नज़र रखी जाती है कि हमारे संबंध है, पुराने संबंध और मधुर संबंध जो है वो लगातार चले आ रहे हैं। और इस पर भारत सरकार की तरफ से बराबर जो है नज़र रखी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से 2008 के बाद वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हुआ, लेकिन बराबर लगातार 13 सरकारें बदल गई, और भ्रष्टाचार जो वहाँ पर और अराजकता जो उसके बाद से लगातार देख रहे हैं वहाँ के स्थानीय लोग। तो अब वो राजतंत्र की मांग जो है वो कर रहे हैं। उनका कहना है कि राजतंत्र और हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन कोमल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि लगातार आप कई एक्सपर्ट से भी लगातार संवाद कर रही हैं, आप दिल्ली में भी हैं, नेपाल एम्बेसीज में भी आप लगातार संपर्क कर ही रही होंगी। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि नेपाल के साथ हमेशा से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं, बड़े भाई की भूमिका में भारत हमेशा से नजर आया है। इस तरह की परिस्थितियों में भारत के स्टैंड को लेकर कुछ अपडेट्स हैं, इनसाइट्स, क्या बातें चल रही हैं?
बिल्कुल देखिए, भारत और नेपाल में बेटी रोटी का संबंध रहा है और ये बहुत पुराने संबंध है और इसीलिए पड़ोसी देश पर चाहे बीच में कुछ तल्खियां भी हुई लेकिन बराबर संबंध को मधुर बनाने के लिए भारत की तरफ से भी लगातार कोशिश है। अब के फिलहाल के हालात पर जैसे कि मैंने कहा अभी नज़र रखी जा रही है और हिंदू राष्ट्र की बात भी अगर वहाँ पर उठ रही है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भारत में भी वक्त वक्त पे हिंदू राष्ट्र की मांग जो है वो उठी है। खासतौर से इसलिए भारत सरकार क्योंकि पड़ोसी राज्य है और वहाँ की व्यवस्था का जो असर है अगर कुछ होता है तो यहाँ पर भी उसका असर पड़ता है। तो भारत सरकार की अभी नज़र है और इस पर बातचीत आपस में की जा रही है, जो अधिकारी हैं ऊपर उस पर बातचीत की जा रही है और जल्द ही इस पे अभी तो वेट एंड वॉच की स्थिति है। वेट एंड वॉच के बाद इस पर क्या स्थिति होती है या क्या फैसला जो है नेपाल सरकार लेती है, वहाँ के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली लेते हैं, उस पर भारत की नज़र है और जैसा भी होगा उसके आगे की रणनीति बनाई जाएगी। कोमल जी, एक चीज और भी मैं समझना चाहूंगा, लगातार आए बगाहे इस तरह की बातें नेपाल से निकलकर आती रही हैं हिंदू राष्ट्र को लेकर, चाहे मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, लगातार वो तस्वीरें सर्कुलेट होती रही हैं, काफी वायरल्स भी वो तस्वीरें रही हैं। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या ओडी सरकार, क्या प्रशासन, क्या नेपाली इंटेलिजेंस, ये एक बड़ा फेल्योर नहीं है कि लोग मांग को लेकर सड़कों पर आ गए और अब ऐसे हालात हैं कि सेना को डील करना पड़ रहा है? बिल्कुल, मैंने कहा बल्कि 3 जगह कर्फ्यू, 2-3-4 जगह कर्फ्यू भी इसको लेकर के लगा दिया गया और जैसा कि मैंने कहा कि जब से लोकतंत्र बहाली की गई है राजशाही को हटा करके, तब से भ्रष्टाचार, हालांकि लोकतंत्र हर देश चाहता है कि लोकतंत्र की बहाली हो, लेकिन वो लोकतंत्र ऐसा ना हो जहां पर अराजकता हो, जहां पर भ्रष्टाचार हो और जहां पर बार बार सरकारें बदले। इतने कम वक्त में वहां पर 13 बार सरकार बदल गई है। लोग इससे तंग आ गए हैं, उकता गए हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग बात की साथ में, क्योंकि वहाँ पर जड़ें हैं वो हिंदुओं की, इसलिए हिंदू राष्ट्र की वहाँ पर मांग बीच बीच में उठती है और अब लोग चाहते हैं कि राजशाही तंत्र जो वहाँ पर पहले था, जहाँ पर वो एक लंबा की, हालांकि राजशाही तंत्र जो है वो उससे बेहतर हमेशा ये होता है कि आप लोकतंत्र हो, लेकिन जब उस लोकतंत्र में चीज़ें सही नहीं चलती तो वो लोकतंत्र ना हो करके भ्रष्ट तंत्र अगर हो जाए तो इस तरीके की मांग उठने लगती है और वही मांग अब जो है नेपाल में देखी जा रही है और लोग का हुजूम जो है, समर्थकों का हुजूम, जो राजशाही तंत्र के समर्थकों का हुजूम है वो सड़कों पर उतरा है। बल्कि जब राजा ज्ञानेंद्र के जब वो आए थे तीर्थ यात्रा से, तब तो ये माना जा रहा है कि कई लाखों में जो है वो 6-7 लाख समर्थक उनके जो है वो इकट्ठा हो गए थे और उन राजतंत्र को वापस लाने की जो है वो डिमांड कर रहे थे। तो तभी जो है प्रधानमंत्री ओली को चेत जाना चाहिए था, लेकिन सरकार का अड़ियल रुख वहाँ पर बार बार देखा गया और उसी का नतीजा है कि आज जो है वहाँ की सरकारों के इस अड़ियल रुख के चलते और अव्यवस्था के चलते कि आज नेपाल में जो है वो हजारों लाखों लोग जो है सड़कों पर उतर रहे हैं और ये जो लोकतंत्र है, ये जो सरकार है, उनको को हटाने की मांग कर रहे हैं और वापस अपनी पुरानी जो उनकी व्यवस्था थी, शाही व्यवस्था, राजशाही व्यवस्था, उसको लाने की मांग कर रहे हैं और इसके लिए 1 हफ्ते का अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। जी, बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं जिस पर मैं लगातार, कोमल जी, क्योंकि आप काफी सीनियर हैं, लगातार आप घूमती रही हैं, ऑब्वियसली आप दूसरे देशों में भी गई हैं रिपोर्टिंग करने। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि हम ग्लोबलाइजेशन के जमाने में हम लोग रह रहे हैं, साउथ एशिया में सबसे उभरती हुई अर्थव्यवस्था अगर कोई है तो वो भारत है, लेकिन कई सारे ऐसे चैलेंजेस हैं, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर लूं कि बांग्लादेश में हाल फिलहाल में क्या हुआ, वहाँ पर एक अनस्टेबिलिटी नज़र आती है। उससे पहले श्रीलंका में हमने देखा, वहाँ पर एक अनस्टेबिलिटी नज़र आती है। पाकिस्तान का मैं क्या उदाहरण दूं, वो तो पूरा अनस्टेबल राष्ट्र हो ही चुका है। अब नेपाल में भी इस तरह की अनस्टेबिलिटी, तो ऑब्वियसली भारत भी जो जिन राष्ट्रों से घिरा हुआ है, अगर वहाँ पर इतनी अनस्टेबिलिटी है तो ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में भारत भी चिंतित होगा इन चीज़ों को देखकर। देखिए, ये दुर्भाग्य कहा जाएगा कि जो पड़ोसी राज्य है वो, माफ़ कीजिएगा, जो पड़ोसी देश है उनके ये हालात है, क्योंकि भारत लगातार जो है विकास की ओर अग्रसर हो रहा है और विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन ऐसे में भारत की ये परंपरा है कि हम भी खुश रहें तो हमारे पड़ोसी भी खुश रहे और इसी परंपरा पर लगातार काम भी करता रहा है, वक्त वक्त पे मदद भी देता रहा है, चाहे कोविड काल में हो या कोई आर्थिक संकट। अभी भी जिस तरीके से म्यांमार में भूकंप आया तो उसके लिए
सरकार की तरफ से कहा गया कि हर और तरह की भारत घोषणा मजबूत राष्ट्र है, बड़ा राष्ट्र है, विकसित होने की कगार पर खड़ा है बिल्कुल, और इसीलिए अगर आसपास ऐसी चीजें रहेंगी तो बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिस पर मंथन चिंतन हो सकता है। क्या कोई बड़ा देश इन्वेस्टमेंट के लिए आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि इतनी अनस्टेबिलिटी आसपास है। हालांकि इन तमाम सिचुएशंस को ओवरकम करने का मादा भारत रखता है, और कम से कम साउथ एशिया में तो हर राष्ट्र ये चाहता है कि भारत अगर मध्यस्थता कर ले। फिलहाल बहुत जल्दबाजी होगा। नेपाल में क्या कुछ हो रहा है नजर हमारी बनी हुई है। थैंक यू सो मच कोमल जी, आप जुड़ी मेरे साथ, बहुत धन्यवाद।